हेलो माय डियर स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद आपका 35 में 35 ऑब्जेक्टिव नंबर आ जाएगा। बस आप गौर से हमारे साथ बने रहो और रिवीजन करो अपने तैयारी का, ऑब्जेक्टिव की तैयारी का, और साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल AK शिक्षा निकेतन पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। बच्चों, पहला क्वेश्चन है रेट्रो वायरस, जिसे हम HIV वायरस भी कहते हैं, ये इसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो एड्स उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बच्चों? एड्स। आपको मालूम होगा ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? बच्चों, ये जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1991 में प्रारंभ हुआ था। जनसंख्या पर निबंध किसने लिखा? तो बच्चों, माल्थस ने जनसंख्या पर निबंध लिखा था। यौन संचारित रोग में से कौन सा नहीं है बच्चों? कौन सा है? ठीक है, खसरा, TB नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गोनोरिया है। ठीक है। एड्स में HIV वायरस जो है वो किस कोशिका को नष्ट करता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये T4 लिम्फोसाइट कोशिका को क्या करता है? नष्ट करता है। इनमें से कौन सी विधि जन्म नियंत्रण की विधि प्राकृतिक विधि नहीं है? बाह्य स्खलन, आवधिक संयम, उसके बाद वासेक्टोमी। हाँ बच्चों, ये नर बंध्याकरण है और ये जो है ये प्राकृतिक विधि नहीं है। ठीक है। कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? तो बच्चों, मुखिया गोली, ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी। कौन सा नहीं है बच्चों? तो इसका जो होगा वासेक्टोमी जो है पुरुषों से संबंधित है, क्योंकि वास डिफरेंस को काट के, ठीक है, बांध देने की प्रक्रिया को हम वासेक्टोमी कहते हैं। कॉपर टी किसको रोकता है बच्चों? कॉपर टी जो होता है ये अंड के निषेचन और भ्रूण स्थापना दोनों को रोकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा D। जन्म नियंत्रण की विधि कौन सी है? GIFT, HJF, IVF-ET या फिर IUD? IUD जो है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, अंतःगर्भाश युक्ति, जिसमें कॉपर टी आता है बच्चों, ये जो है जन्म नियंत्रण की एक विधि है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ओरल पीलो का अवयव है? ओरल पीलो का अवयव है प्रोगेस्टेरोन। ठीक है। परखनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए बच्चों, ठीक है, क्या होता है कि कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? भ्रूण को कौन सी अवस्था में? तो भ्रूण जब 32 कोशिकीय अवस्था में हो जाए बच्चों, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है? मादा के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर बच्चों, कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो यानी पात्रे में, हिंदी में पात्रे में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इन विट्रो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है, इसको माइंड में रखोगे। ठीक है। चलो बताओ बच्चों, हमेशा सीधा पारिस्थितिक पिरामिड कौन सा होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखना ये क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा। हमेशा सीधा पिरामिड कौन सा होता है? ऊर्जा का। तो पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। एक ऊर्जा का पिरामिड, एक जीव भार का पिरामिड और एक जैव संख्या का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड दोनों सीधा और उल्टा दोनों होता है, लेकिन ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये हमेशा हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि आहार श्रृंखला कैसा होता है? आहार श्रृंखला जो होता है एक दिशीय होता है। क्या होता है बच्चों? आहार श्रृंखला एक दिशीय होता है। ये द्विदिशीय या बहुदिशीय नहीं हो सकता, यह एक दिशीय होता है। 10% ऊर्जा प्रवाह नियम किसने दिया? 10% ऊर्जा प्रवाह नियम किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। किसने दिया बच्चों? लिंडेमान ने। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्रत्येक पोषी स्तर अगले पोषी स्तर में ऊर्जा की कितनी मात्रा को स्थानांतरित करते हैं? 10% ऊर्जा की मात्रा को क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। बच्चों, इस पेज को देखो। सबसे सूर्य घास जो होता है, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, जिसको हम उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ये सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कौन सा? ऊष्मीय ऊर्जा। सूर्य में कौन सा किरण होता है बच्चों? पराबैंगनी किरण।
तो सूर्य के पराबैंगनी किरण से ये क्या करता है, उसमें ऊर्जा प्राप्त करता है पौधा और वो बनाता है अपना भोजन। भोजन में क्या बनाता है बच्चों, C6H12O6, ठीक, ये बनाता है और साथ ही साथ 6O2 भी बना लेता है। इसलिए हम पेड़ पौधा को उत्पादक कहते हैं, क्योंकि वो जो बनाता है ग्लूकोज और साथ ही साथ क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। तो पेड़ पौधा को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। अब देखो इसके पास ऊर्जा कितना है, 10⁻1 2 3 4 5, ठीक है। और इसका 10% निकालोगे तो एक जीरो गायब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 4 जीरो है। यहाँ पे इसका 10% निकालेंगे, एक जीरो गायब हो जाएगा, कितना, 3 जीरो। इसका 10% निकालेंगे, एक जीरो गायब हो जाएगा, कितना हो जाएगा। इसका 10% निकालेंगे, 100 का 10% क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से तो क्या देख रहे हो, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास है, घास के पास, यानी उत्पादक के पास। किसके पास, उत्पादक के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ऊर्जा की मात्रा क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो आपको पूछा जाएगा कि आहार श्रृंखला में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होता है, तो आप क्या बोलोगे, उत्पादक के पास, ठीक है। यहीं एक चीज़ और है बच्चों, घास, टिड्डा, ठीक है, उसके बाद मेढक, उसके बाद सांप, ठीक है, उसके बाद बाज। देखो अगर इसके पास DDT, क्या, DDT 0.02, ठीक है, या मान लो ऐसा करो कि यहाँ 1 ppm है, ठीक है, यहाँ सपोज कर लो कि 1.5 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2.5 हो गया और यहाँ 2.9 हो गया, ठीक है, ppm में जा रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि हर श्रृंखला में DDT की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, इनक्रीज कर रही है। इस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं जैविक आवर्धन। क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन। अगर परीक्षा में आपको पूछ लिया जाए कि, ठीक है, परीक्षा में आपको पूछ लिया जाए कि जैविक आवर्धन क्या होता है, तो बोलोगे आहार श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ की मात्रा का बढ़ना जो है वो जैविक आवर्धन कहलाता है। अर्थात बच्चों सबसे ज़्यादा ठीक है, क्या होगा, DDT किसके पास होगा, बाज के पास होगा, यानी उच्च उत्पादकता, ये उच्च उपभोक्ता के पास होगा। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होगा, ये घास के पास होगा, ठीक है, फिर हरे पेड़ पौधे के पास होंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको क्या पता चला, 10% ऊर्जा का प्रवाह नियम, ठीक। अब ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, छोटा सा लिखा है, इसको ध्यान दो। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, पारिस्थितिकी शब्द हेकल ने दिया। और पारिस्थितिक तंत्र यानी पारितंत्र शब्द किसने दिया, टेंसले ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, हेकल ने। और पारितंत्र शब्द किसने दिया, टेंसले ने, ठीक, ये याद रखोगे, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगला देखो, द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं बच्चे, बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों ना लैंगिक जनन जो होंगे ना एक ही पौधे में होंगे, अर्थात पुमंग भी और जायांग भी। पुमंग और जायांग दोनों जो होंगे एक ही पुष्प में होंगे, तब हम उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और वो कौन कौन सा होता है बच्चों, सरसों, मूली, मटर, सेम और गुड़हल, ये द्विलिंगी पुष्प हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ से क्या होते हैं, परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 3 एकलिंगी दे देंगे, उसमें से एक, इसमें से कोई एक द्विलिंगी घुसा देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन द्विलिंगी है, इसलिए मैंने इसे ले लिया, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। उसके बाद एकलिंगी पौधा कौन कौन सा होता है, मक्का, पपीता और नारियल, ठीक है, ये क्या होता है, एकलिंगी। अच्छा देखो, पपीता को आपने देखा है ना, पपीता जो होता है ना, एक जेंट्स मतलब मेल पपीता भी होता है और फीमेल का पपीता भी होता है। एक पपीता ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ना क्या होते हैं, फूल फड़ते हैं, और एक पपीता में क्या होता है, फल फड़ता है। तो इससे पता चलता है कि पपीता जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों होता है। और जो चीज़ें मेल और फीमेल दोनों होती है बच्चों, नर और मादा दोनों होती है, वो एकलिंगी होती है। क्या होती है, एकलिंगी होती है, ठीक है। जैसे हम लोगों में क्या है, हम लोग के शरीर में एक अलग शरीर में नर जनन अंग पाया जाता है और एक अलग शरीर में मादा जनन अंग पाया जाता है, हम लोग क्या हो गए, एकलिंगी। उसी तरह ये पौधे भी हैं, ठीक है। तो ये पौधे जो 3 पौधे दिख रहे हैं, मक्का, पपीता और नारियल, ये सब क्या है, एकलिंगी हैं। लेकिन ये मूली, सरसों, गुड़हल, मटर और ये सब जो है, ये सब क्या है, द्विलिंगी है। यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आते हैं बच्चों, ठीक है। तो याद, तो आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन जो है वह क्या है, एकलिंगी है, और ऑप्शन दे देगा मटर, गुड़हल, सेम, और चौथा ऑप्शन देगा पपीता। आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, पपीता, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है बच्चों, ठीक है। कायिक जनन। अब आलू में जनन किसके द्वारा होता है, आलू में जनन कंद द्वारा होता है। अदरक में जनन परकंद द्वारा होता है, जिसे राइजोम भी कहते हैं, ठीक है।
अदरक में परकंद द्वारा होता है, अरबी में धनकंद द्वारा होता है, अरबी में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, धनकंद द्वारा होता है। ब्रायोफिल्म यानी पतलझट्टा में जो होता है वो पर्णकलिकाएं द्वारा होता है। जलकुंभी में भूस्तारिका द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, भूस्तारिका द्वारा। और बुलबिल द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुलबिल द्वारा अगैब में होता है। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगुणित और द्विगुणित, मोनोप्लॉइड और डायप्लॉइड। आपको पूछा जाएगा इनमें से मोनोप्लॉइड कौन है और डायप्लॉइड कौन है। ठीक है, तो बच्चों अंडाशय परागकोश और युग्मनज, ठीक है, अंडाशय परागकोश और युग्मनज जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं, वो 2n होते हैं, और ये वाला जो होता है वो n होता है। क्या होता है, n, यानी अगुणित होता है। ठीक है, ये याद रखोगे, अंडाशय परागकोश और युग्मनज ये क्या होते हैं, द्विगुणित, यानी 2n होते हैं, द्विगुणित होते हैं, डायप्लॉइड होते हैं। और अंड यानी डिंब, ठीक है, परागकण, नर युग्मक और मादा युग्मक, शुक्राणु, अंडाणु, ये सब क्या होते हैं, ये सब के सब अगुणित होते हैं। अर्थात इस सब में क्या होगा, 23 होता है। ठीक है, इसमें नर युग्मक में 23 होता है ना, आपको मालूम है ना कि अंडाणु में 23 क्रोमोसोम होते हैं, शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम होते हैं। इस तरह से ये क्या है, अगुणित है। लेकिन जब युग्मनज से बन जाता है बच्चों तो क्या बन जाता है, द्विगुणित हो जाता है। ठीक है, तो अंड या डिंब अगुणित है, परागकण भी अगुणित है, नर युग्मक मादा युग्मक भी अगुणित है, शुक्राणु अंडाणु ये सब क्या है, अगुणित है। लेकिन अंडाशय परागकोश और युग्मनज क्या है, द्विगुणित। अब बच्चों जायगोट यानी युग्मनज और मादा कोशिका मतलब मानव कोशिका, हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो आप बोल दो कि 46, स्वाभाविक है 46 होते हैं। जायगोट में कितने होते हैं, 46 होते हैं, क्योंकि जायगोट ही भ्रूण का रूप लेता है, वही विकसित होके, ठीक है, प्रसव बच्चे का रूप लेता है, भ्रूण का रूप लेता है। तो जायगोट में भी और मानव शरीर में भी क्या हो जाएगा, 46 गुणसूत्र होंगे। लेकिन और हाँ एक बात और, नर में कितने गुणसूत्र होते हैं बच्चों, नर में कौन कौन सा होते हैं, नर में 44 गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं, और XY एक जोड़ा जो होता है ये क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं। तो नर में पाए जाते हैं XY और मादा में पाए जाते हैं 44 + XX, याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद शुक्राणु में गुणसूत्र कितने होंगे, 23, अंडाणु में कितने होंगे, 23। ये दोनों जब क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तब बनेंगे जायगोट, और जायगोट में कितने होंगे, 46। ठीक है, तो शुक्राणु में पूछा जाएगा जो नर युग्मक है, अंडाणु पूछा जाएगा जो मादा युग्मक है, तो शुक्राणु में भी 23 और अंडाणु में भी 23, लेकिन जो दोनों जब मिल जाएगा तब बनेगा जायगोट, और उसमें होगा 46 गुणसूत्र। ठीक है, उसके बाद परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, और इसको हम इंग्लिश में गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस। अब युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक शुक्राणु जनन और एक अंडाणु जनन। ठीक है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है ओगेजेनेसिस। ठीक है, ओगेजेनेसिस। तो शुक्राणु जनन जो होता है वो पुरुष के वृषण में होता है। कहाँ होता है, पुरुष के वृषण में होता है। और अंडाणु जनन जो होता है वो मादा के अंडाशय में होता है। आपको याद होगा अगर आपने सही ढंग से, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ा है, तो वृषण जो होता है पुरुष में एक जोड़ा होता है, अंडाशय भी एक जोड़ा होता है। ठीक है, ये वृषण जो है नर जनन अंग का मुख्य भाग है, प्रमुख अंग यही है, और मादा जनन अंग का प्रमुख अंग क्या है, अंडाशय है। ठीक है, दोनों में कौन सा विभाजन होता है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और ये जो प्रोसेस है युग्मक जनन जो प्रोसेस है, युग्मक जनन जो प्रोसेस है, ये निषेचन से पहले की घटना है, निषेचन से पूर्व की घटना है। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन मैंने लिखा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि शुक्राणु जनन जो होता है ना उसको कंट्रोल कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH हार्मोन। कौन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH हार्मोन। और ये जो ये दोनों के दोनों में से एक क्वेश्चन कल गारंटी के साथ आएंगे कि इसका नियंत्रण जो है LH हार्मोन और FSH हार्मोन दोनों करता है। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो मादा, ठीक है, अंडाणु जनन को कौन कंट्रोल करता है, LH और FSH। और शुक्राणु जनन को कौन कंट्रोल करता है, सिर्फ LH। इसमें दोनों है, LH और FSH दोनों है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, LH। ठीक है, ये इस पॉइंट से क्वेश्चन कल जरूर होंगे। ठीक है, इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप इसको ध्यान में रखोगे।
हाँ, एक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। एक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4 कोशिका। लेकिन एक अंडाणु कोशिका से सिर्फ एक ही अंडाणु बनते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, ये जो आपका क्लास में ले रहा हूँ इसमें मैंने उसी पॉइंट्स को उठाए हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वरना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको पता है बायोलॉजी में हम सबको हाइड कर दिए, छोड़ दिए, हम इसी सिर्फ पॉइंट्स को उठा रहे हैं। ठीक है, आगे शुक्राणु अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु में थोड़ा अंतर देख लेते हैं, ऐसे पूछा नहीं जाता लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखो। शुक्राणु जो है यह नर युग्मक है, अंडाणु जो है यह मादा युग्मक है। ठीक है, शुक्राणु बेलनाकार होता है, अंडाणु गोलाकार होता है। मैंने शॉर्ट में एक फिगर दिखाया है, इस तरह का शुक्राणु का फिगर होता है। शुक्राणु के मध्य भाग में बच्चों, मध्य भाग में मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसकी वजह से शुक्राणु को आगे बढ़ते रहने की, गति करने की क्षमता मिलती रहती है। ठीक है, ऊर्जा मिलती रहती है। मध्य भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, मध्य भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ एक केंद्रक होता है बड़ा सा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, शुक्राणु के अगला भाग जो होता है, जो टोपी जैसा होता है, शुक्राणु के अग्रभाग में टोपी जैसा संरचना होता है, उसको बोलते हैं एक्रोसोम। ये क्वेश्चन गारंटी के साथ आएंगे कि शुक्राणु के अग्रभाग को हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे जाएंगे एक्रोसोम क्या होता है, तो आपको लिखा होगा ऑप्शन में शुक्राणु का अग्रभाग जो टोपी जैसा होता है। ठीक है, तो शुक्राणु में पूछ भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये तैर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है सिर्फ एक केंद्रक पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये तैर नहीं सकता है। ठीक है, अब फिर से शुक्राणु जो बनता है इसको कौन कंट्रोल करता है? LH हार्मोन। मैं फिर से उस चीज़ को रिपीट करवा रहा हूँ। और अंडाणु जनन जो होता है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? LH और FSH हार्मोन। अब बताओ जल्दी बताओ कि बीज चोल किसका खाया जाता है? बीज चोल लीची का खाया जाता है बच्चों। बीज के ऊपर जो, अच्छा, लीची जब फाड़ते हो तो बीज के ऊपर वाला ही नहीं खाते हो, तो वो क्या हो गया? बीज चोल हो गया। ठीक है, तो बीज चोल किसका खाया जाता है? लीची का। हाँ, पुष्पासन किसका खाया जाता है? सेब का। पुष्पासन किसका खाया जाता है? सेब का। और आपको ये भी याद रखना है कि सेब एक औसत फल है। क्या है? सेब एक औसत फल है। बीज चोल किसका खाया जाता है? लीची का। पुष्पासन किसका खाया जाता है? सेब का। और सेब क्या है? एक औसत फल है। अब सत्य फल और असत्य फल पे आ ही गए हैं तो थोड़ा जान लो कि सत्य फल जो होता है सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से विकसित होता है, उसे हम सत्य फल कहते हैं। जैसे हो जाएगा आपका, जैसे में क्या आ जाएगा? नारियल, आम, ठीक है, इत्यादि जो आ जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? सत्य फल। लेकिन वैसा फल जिसके निर्माण में या जिसके विकास में, ठीक है, अंडाशय के साथ साथ अन्य भाग यानी कि दल, पुंज, पुष्पासन ये भी भाग ले ले, उसे हम क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। इसको याद रखोगे तो कल, ठीक है, 2 नंबर में भी आपको काम देगा कि असत्य फल किसे कहते हैं। तो सत्य फल सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से विकसित होता है, लेकिन असत्य फल जो होता है अंडाशय के अलावे पुष्पासन और दल, पुंज से भी मिलकर विकसित होता है, तो उसको हम असत्य फल कहते हैं। और सेब में तो पुष्पासन से विकसित हुआ है, हम सेब में जो खाते हैं पुष्पासन खाते हैं, तो सेब क्या हो जाएगा? असत्य फल। ये गारंटी के साथ आएगा कि असत्य फल में से कौन है, तो ठीक है, आम, लीची, नारियल, और एक ऑप्शन में रहेगा आपको सेब रहेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड ही विकसित होकर बीज बनाता है बच्चों। ठीक है, बीजांड ही विकसित होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। एनाट्रोपस जो होता है, एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वो उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? उल्टा। एक भी क्वेश्चन स्किप करने वाला बिल्कुल नहीं है। एक भी क्वेश्चन स्किप कर दिए और अगर आपके माइंड से निकल गया तो समझो 1 नंबर गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, कायरोपटेरिफिली। हाँ, कायरोपटेरिफिली क्या होता है? चमगादड़ द्वारा जो परागन होता है, चमगादड़ द्वारा जो परागन होता है, उसको कहा जाता है कायरोपटेरिफिली। कायरोपटेरिफिली क्या कहा जाता है? कायरोपटेरिफिली। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, परागकण में विशेष प्रकार से कौन सा विटामिन पाया जाता है? परागकण में विटामिन बी पाया जाता है। चलो, जब हम विटामिन बी पे आ ही गए हैं तो थोड़ा ये भी जान लो कि विटामिन बी जो है उसका रासायनिक नाम थायमिन है। क्या है? थायमिन है। और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? बेरी नामक रोग होता है। देखो यहाँ मैंने लिखा है, विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और बेरी नामक रोग क्या होता है बच्चों? ये त्वचा से संबंधित है। त्वचा संबंधी बीमारी बेरी होता है। ठीक है, आ गया। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है? ये तो मैंने अभी समझाया बच्चों आप लोगों को। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
शुक्राणु के सिर पर जो पाए जाने वाली टोपी नुमा संरचना क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया बच्चों, एक्रोसोम कहलाता है। शुक्राणु के सिर पर पाए जाने वाले टोपी जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है। और बच्चों एक्रोसोम में जो होता है, ठीक है, हालुरोनिडेज या फिर एक्रीसीन एंजाइम पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है बच्चों, ये जान लो थोड़ा, ठीक है। ये जो है अंडाणु है मान लो, और यहाँ पे आया है शुक्राणु, ठीक है, यहाँ पे आ गया शुक्राणु, ठीक, ये शुक्राणु है, ठीक है। तो शुक्राणु में यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये जो अगला भाग है इसी में ना होता है एक्रोसोम। तो इसमें एक्रीसीन ये एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम की वजह से इसका जो अंडाणु का ये भाग जो ये जो दीवार है ये गल जाता है और शुक्राणु अंदर प्रवेश कर पाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एक्रोसोम। शुक्राणु का अग्रभाग जो एक्रोसोम कहलाता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एक्रीसीन एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। उसका काम क्या है मैंने आपको समझाया, ठीक। नर युग्मक किससे जुड़कर भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। नर युग्मक जो है ये द्वितीयक केंद्रक से मिलकर क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। और ये द्वितीयक केंद्रक जो होता है भ्रूणकोष की केंद्रीय कोशिका होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। द्वितीयक केंद्रक बस दिमाग में रखोगे, द्वितीयक केंद्रक दिमाग में रखोगे, ठीक है, हो गया। अच्छा, पिछली स्लाइड पे मैंने बताया था गेमिट बनने की प्रक्रिया को, गेमिट निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गेमेटोजेनेसिस। बहुत बार पूछा गया इसलिए मैंने इसको 2-3 बार रिपीट कर दिया है, ठीक है। गेमिट बनने की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस, यानी कि बच्चों गेमिट को हिंदी में युग्मक कहते हैं, युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन, और इंग्लिश में गेमिट बनने की प्रक्रिया को गेमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गेमिट इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। नर युग्मक की उत्पत्ति होती है, हाँ, नर युग्मक की उत्पत्ति होती है वृषण में। कहाँ होती है बच्चों? वृषण में। नर युग्मक की उत्पत्ति कहाँ होती है? शुक्र, अरे भाई नर युग्मक मतलब नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? वृषण में। और वो हार्मोन कौन सा होता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक। मादा जनन हार्मोन कौन कौन होता है बच्चों? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, याद रखोगे, ठीक है। ये मादा जनन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। और ये सब के सब किससे स्रावित होते हैं बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हिंदी में पीत पिंड भी कहते हैं, ठीक है। ये कब बनता है? ठीक है, ओवुलाइजेशन 14वें दिन होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये बन जाता है। और उससे प्रोजेस्टेरोन, ये पूछा जाता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम से। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे स्रावित होता है? कॉर्पस। ये दोनों पूछे या ना पूछे, लेकिन ये पूछा जाएगा कि कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आपको बोलना होगा प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है वो मादा जनन हार्मोन नहीं है। एक में ऑप्शन ये दे देगा, दूसरा में ये दे देगा, तीसरा में ये दे देगा, चौथा में ये दे देगा। तो बच्चों ये टेस्टोस्टेरोन तो नर जनन हार्मोन है ना, ठीक। इस तरह से अपना चूज कर लोगे, ठीक। आगे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने ना वन लाइनर बना दिया है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखो। आपको पूछा जाएगा सर्टोली कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो वृषण में। आपको पूछा जाएगा लीडिंग कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो भी करोगे वृषण में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्टोली कोशिका हो या लीडिंग कोशिका हो, ये दोनों किस में पाए जाते हैं? वृषण में। फिर से बच्चों, सर्टोली कोशिका और लीडिंग कोशिका कहाँ पाया जाता है? मानव के वृषण में। मनुष्य के पुरुष के वृषण में पाया जाता है सर्टोली कोशिका और लीडिंग कोशिका, ठीक है। आगे हमारा भ्रूण जो होता है, गर्भ में पल रहा भ्रूण जो होता है, ठीक है, अगर उसमें 16 कोशिका हो जाता है तो उसको एक अलग नाम दिया जाता है मोरुला। क्या नाम दिया जाता है? मोरुला, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है? मोरुला, ठीक है। आगे मानव शरीर का कोर टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? मानव शरीर का टेम्परेचर जो होता है बच्चों लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो। शुक्राणु उत्पादन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो जो हमारे शरीर का कोर टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होना चाहिए। यानी 37 में से 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। या फिर 37 में से घटाओगे 2.5 तो हो जाएगा कितना? 34.5 डिग्री। तो ये 34.5 या फिर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, तब जाके शुक्राणु का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये भी एनसीईआरटी में कहा गया है, इसलिए हमने इस चीज़ को मेंशन किया कि एनसीईआरटी के हिसाब से 2.5 to 2.5 टेम्परेचर ना डिग्री सी टेम्परेचर कम होना चाहिए हमारे शरीर के टेम्परेचर से, ठीक है बच्चों। अगर आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार देखते जाओ, सारी चीज़ें आपकी रिवीजन हो जाएगी।
नर जनन अंग के भाग कौन कौन से होते हैं? वृषण, शुक्रवाहिका और शुक्राशय, ये सब क्या है? नर जनन अंग के भाग हैं। तो बच्चों क्या है? वृषण, शुक्रवाहिका और शुक्राशय, ये सब क्या है? नर जनन अंग के भाग हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय, ठीक है, ये किसके भाग हैं? मादा जनन अंग के भाग। तो बच्चों देखो, ये जो है, ये देखो टेस्टिज है यानी वृषण है, ठीक है, और ये जो है, ये जो पाइप गया हुआ है बच्चों, ये पाइप जो है, इसी को बोला जाता है बास डिफरेंस यानी शुक्रवाहिका, इसको बोला जाता है बास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका, और यहाँ होता है शुक्राशय। तो टेस्टिज, बास डिफरेंस, शुक्राशय, ठीक है, ये किसके हैं? नर जनन अंग के भाग हैं। उसके बाद ये तो वजाइना है, देखो ये जो है ना, ये अंडाशय है, ये वाला भाग जो देख रहे हो, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये क्या है? अंडाशय यानी ओवरी है, क्या है? ओवरी। और ये जो पाइप है, ये जो पाइप है, ये इस तरह से गया हुआ है, ये इस तरह से गया हुआ है, इस तरह से देखो, ठीक है, ये जो है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, क्या है? फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, ठीक है। और यहाँ होता है बच्चों यूट्रस, क्या होता है? यूट्रस यानी गर्भाशय, क्या होता है? गर्भाशय। तो ये 3 पार्ट्स हो गए बच्चों आपके, ठीक है, फैलोपियन ना, एक हो गया अंडाशय, एक हो गया फैलोपियन नलिका, और एक हो गया यहाँ पे, ठीक है, आपका गर्भाशय, ठीक है, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, 3 पार्ट्स हो गए मादा जनन अंग के, ठीक। अब आ जाओ, अंडवाहिनी के भी भाग होते हैं, इस्थमस होते हैं, एम्बुला होते हैं, फिम्बरी होते हैं और इनफंडीबुलम होते हैं। ये सब किसके हैं? अंडवाहिनी के भाग हैं। और अंडवाहिनी क्या है बच्चों? मैंने यहाँ पे लिखा भी है, निषेचन का स्थान, मानव में निषेचन, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इसी में होता है, ठीक है, ये भी याद रखोगे। अब जो लाइन आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये याद रखोगे, एंड्रोजन जो होता है नो हार्मोन का ही एक गुच्छा है, जिसमें मेन हार्मोन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। और एंड्रोजन हार्मोन जो है, उसका काम क्या है? इसका काम है शुक्राणु जनन को उद्दीपित करना, मतलब ये प्रेरित करना, ताकि शुक्राणु जनन हो जाए ना। पुरुष में एंड्रोजन हार्मोन जो है, या फिर एंड्रोजन हार्मोन में क्या होता है? मुख्य हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। ये जब स्रावित होना चालू हो जाता है, तो पुरुष में 12 से 13 साल की उम्र में शुक्राणु का जनन यानी शुक्राणु का निर्माण होना चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जो ये पेज मैं दिखा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज, ठीक है, इसको बड़े गौर से देखने की जरूरत है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या याद रखना है? एसटीडी यानी लैंगिक संचारित रोग। यहाँ से देखना क्वेश्चन हर हाल में बनेंगे, ठीक है, नहीं बनने का कोई चांस ही नहीं बनता, ठीक है। लैंगिक एसटीडी क्या होता है बच्चों? इसका इंग्लिश होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, यानी कि लैंगिक संचारित रोग, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, तो लैंगिक संचारित रोग। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों? हो सकता है आपको ना 5 नंबर 2 नंबर में पूछ दे कि एसटीडी क्या होता है, उदाहरण दे, तो बोलोगे लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग को, लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है? एसटीडी कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ रोग का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उसको गौर से देखो, ठीक। मैंने यहाँ पे क्या किया है? 5 रोग दिखाया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एड्स जो है बच्चों, यह एचआईवी से फैलता है, और एचआईवी किस तरह का वायरस है? रिट्रो वायरस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, मजाक में मत लेना कि एचआईवी कैसा है? रिट्रो वायरस है, और इसकी वजह से क्या फैलता है? एड्स फैलता है, ठीक है। और रिट्रो वायरस जनित रोग है, ठीक है। एचआईवी का एड्स कैसा जनित रोग है? वायरस जनित रोग है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी जो है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस से फैलता है, और ये भी क्या है? विषाणु है, ठीक है। उसके बाद जेनाइटल हर्पिस जो है, ठीक है, जेनाइटल हर्पिस जो है टाइप 2 हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से फैलता है, ठीक है, तो ये भी विषाणु जनित रोग है। गोनोरिया, जिसको हिंदी में सुजाक कहते हैं, ये नाइसेरिया गोनोरिया से फैलता है, और ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। 2 जीवाणु जनित रोग है, और 3 जो है वो विषाणु जनित रोग है एसटीडी में, ठीक है। सिफिलिस जो है, ये फैलता है ट्रिपेलिमा पेलिडम से। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, कल एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके
ठीक है, याद कर लोगे कि कौन सा। अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा इसमें वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, ये ऑप्शन दे देगा, ठीक है, और ये दे देगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वायरस से होने वाला रोग नहीं है, तो ये भी वायरस से जो होने वाला है, ये भी वायरस से होने वाला है, ये भी वायरस होने वाला है, और ये जो है सुजाक जो है, गोनोरिया जो है, ये वायरस से होने वाला नहीं है। अब परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कहेगा कि इनमें से कौन जो है वो लैंगिक संचारित रोग नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, एक एड्स दे देगा, दूसरा, ठीक है, गोनोरिया दे देगा, तीसरा सिफिलिस दे देगा, और चौथा जो दे देगा बच्चों वो टाइफाइड दे देगा। क्या दे देगा, टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है वो तो ये जनित रोग नहीं है, तो टाइफाइड भी दे देगा, ठीक है। तो एक एड्स दे देगा ऑप्शन में, एक दे देगा सुजाक, और एक दे देगा सिफिलिस, और एक दे देगा टाइफाइड। पूछेगा इनमें से कौन जो है वो एसटीडी नहीं है, लैंगिक संचारित रोग नहीं है, तो टाइफाइड नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में बनते हैं, हर हाल मतलब हर हाल में, ठीक है। अब टाइफाइड जो है उसका दूसरा नाम होता है बच्चों मियादी बुखार। क्या होता है, मियादी बुखार। टाइफाइड का दूसरा नाम होता है मियादी बुखार, और ये जीवाणु से होने वाला रोग है। क्या होने वाला है, जीवाणु से होने वाला रोग। अगले पेज पे या फिर अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मैं बच्चों बताऊंगा कि जीवाणु से जो होने वाला रोग कौन कौन सा है, और उसका एकदम आसान तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगी। फिलहाल तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो, ठीक है। वो भी देखना जरूरी है, लेकिन ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला है, जीवाणु से। उस जीवाणु का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। आपसे पूछा जाएगा कि टाइफाइड के रोगजनक कौन है, रोग उत्पन्न करने वाले कौन है, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अब टाइफाइड का चेक अगर डॉक्टर के पास जाते हो, आपको टाइफाइड बुखार हो रखा है, तो उसके लिए क्या टेस्ट होता है, उसके लिए विडाल टेस्ट होता है। गारंटी। ये क्वेश्चन कल एग्जाम में हर हाल में परसों आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हर हाल में आएंगे आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, टाइफाइड जो है वो विडाल टेस्ट किसके लिए है, टाइफाइड के लिए। किसके लिए है बच्चों, विडाल टेस्ट किसके लिए, टाइफाइड के लिए। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, एड्स के लिए होता है। पीसीआर टेस्ट किसके लिए होता है, कैंसर के लिए। किसके लिए होता है, कैंसर के लिए। तो ये तीनों टेस्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए याद कर लो अच्छा से, ठीक है, कि विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, एलिसा टेस्ट एड्स के लिए, और पीसीआर टेस्ट, ठीक है, पीसीआर टेस्ट किसके लिए होता है, कैंसर के लिए, ठीक है। ये तीनों के स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है, कि टाइफाइड के लिए होता है विडाल परीक्षण, एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट, और पीसीआर टेस्ट होता है कैंसर के लिए। अच्छा हाँ, कैंसर उत्पन्न किसके द्वारा होता है, कैंसर जो उत्पन्न होता है ऑन्कोजीन। अच्छा देखो, ऑन्कोजीन वर्ड जो है ना बच्चों, ऑन्कोजीन वर्ड जो है ना वो कैंसर से संबंधित है। किससे संबंधित है, कैंसर से। अगर आपको पूछ दिया जाए कैंसर किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये बच्चों कोई जीवाणु विषाणु से होने वाला रोग है नहीं। हमारे शरीर में जो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन होते हैं, हमारे शरीर में जो कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन होते हैं, उसी का एक दूसरा नाम होता है ऑन्कोजीन, ठीक है। क्या होता है, ऑन्कोजीन। तो यानी कि ऑन्कोजीन के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, कैंसर, जिसको कैंसर को एक दूसरा नाम कर्क रोग भी दिया जाता है, ठीक है बच्चों। और कैंसर का जो अध्ययन होता है ना वो ऑन्कोलॉजी, देखो ऑन्कोजीन के द्वारा होता भी है, और कैंसर का अध्ययन भी क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। तो ऑन्कोजीन दिख गया, ऑन्को वर्ड दिख गया, तो समझ जाना ये कैंसर वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद बताओगे, हम नहीं बताएंगे। बताओ, नर युग्मक का दूसरा नाम क्या होता है, शुक्राणु। मादा युग्मक किसे कहते हैं, अंडाणु को। नर युग्मक क्या होता है, अगुणित, यानी कि इसमें 23 होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे। इसमें भी क्या होंगे बच्चों, 23 होंगे, ठीक है। और ये दोनों जब मिलता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को प्लस दिया है मैंने, मतलब संलयन। प्लस मतलब क्या बच्चों, संलयन यानी मिलना, संलयन, ठीक है, संलयन। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, दोनों आपस में मिलते हैं। तो यह प्रक्रिया, ठीक है, कहाँ होती है बच्चों, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी का इंग्लिश नाम क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन जब हो जाता है तो बनता क्या है, युग्मनज। युग्मनज मतलब जायगोट, और वो क्या हो जाता है, 2n, मतलब यहाँ पे हो जाते हैं 46 गुणसूत्र। कितने हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र। तो ये हो गया आपका निषेचन। क्या हो गया, निषेचन की फुल ना परिभाषा यहाँ पे एक तरह से मैंने लिख दिया है बच्चों, कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से, ठीक है, जायगोट बनता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में। बार बार मैं एक चीज को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के बाहर जब निषेचन कराया जाता है बच्चों, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, पात्रे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन विट्रो। यही क्वेश्चन आएगा कि शरीर से बाहर होने वाले
ठीक है। जनन को क्या कहते हैं? इन विट्रो यानी पात्रे में। ठीक है। अब बच्चों ये पात्रे में यानी परखनली के द्वारा परखनली में होता है। तो परखनली में जो शिशु उत्पन्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है बच्चों? 32 कोशिका जब हो जाता है ना, क्या किया जाता है? मादा के शरीर से अंडाणु और उसके हस्बैंड के शरीर से शुक्राणु लेके उस अंडाणु और शुक्राणु का, ठीक है, कृत्रिम निषेचन परखनली में करवा दिया जाता है। परखनली में करवा, परखनली तो देखे होंगे ना बच्चों, सीआईडी वगैरह देखते होंगे, तो उसमें परखनली में लेके ब्लड चेकअप होता है। ठीक है। डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो आपका ब्लड लेके एक परखनली में डाल देता है सिरिंज के द्वारा, उसी में जाके चेक करता है, तो उसी को परखनली कहते हैं। तो उस परखनली में क्या होता है ना, किसी महिला के अंडाणु को और उसी के हस्बैंड के शुक्राणु को आपस में क्या किया जाता है? संलयन करवा दिया जाता है। और संलयन करवाने के बाद जब वो भ्रूण जो होता है वो तो जो जायगोट बन जाता है, जायगोट बन जाता है, तो जायगोट जब वो बड़ा होता है उसमें समसूत्र विभाजन होता है और कितना पुर जाता है? 32 कोशिका हो जाता है। तो पुनः उसके गर्भ में उस बच्चे को, उस भ्रूण को क्या किया जाता है? रोपित कर दिया जाता है। ठीक है। ठीक। तो 32 कोशिका माइंड में रखना है। ठीक। मुकुलन, हाँ ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुकुलन जो होता है ना बच्चों, मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में तो आप जानते हो, ईस्ट, हाइड्रा, स्पंज तीनों में होता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना ईस्ट में, ईस्ट में मुकुलन होता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो मैंने दिया है कि तीनों में होता है इसे मुकुलन। ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में होता है, स्पंज में भी होता है। ठीक है। तो मैंने दे दिया है। ठीक है। लेकिन परीक्षा में आपको बहुत बार पूछा गया ईस्ट में क्या होता है मुकुलन। तो ठीक है, ये और लैंगिक जनन की प्रक्रिया है। हाँ, द्विखंडन जो होता है बच्चों, द्विखंडन अमीबा में होता है। पैरामेशियम में भी द्विखंडन होता है। अमीबा पैरामेशियम में क्या होता है? द्विखंडन। ऐसे मैंने बता दिया है, 3-4 उदाहरण दिया है, तो आपको अमीबा पैरामेशियम याद रखना है, ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है। और अमीबा में जो होता है ना बच्चों, द्विखंडन भी होता है और बहुखंडन भी होता है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है, आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया परजीवी, यानी मलेरिया परजीवी जो होता है उसकी वजह से, ठीक है, आप जानते हो मलेरिया भी हो जाता है। और मलेरिया परजीवी जो पाया जाता है बच्चों, कहाँ पाया जाता है? गंदे जल में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी कहाँ पाया जाता है? गंदे जल में। और डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं बच्चों? ये साफ जल में। और मलेरिया वाले मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं? गंदे जल में। फिर से याद कर लो, डेंगू उत्पन्न करने वाले साफ जल में और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं? गंदे जल में। ठीक है। और मलेरिया परजीवी में कैसा जन्म होता है बच्चों? बहुखंडन होता है। कैसा होता है? बहुखंडन। ये स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलो आगे। अब देखो, एक लिंगी कौन कौन जीव होता है बच्चों? एक लिंगी जंतु कौन कौन है? मक्खी है, तिलचट्टा, हम लोग सब क्या है? एक लिंगी हैं। और द्विलिंगी जंतु कौन कौन है? केचुआ। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, केचुआ। ठीक है, केचुआ कैसा होता है? द्विलिंगी। देखना ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। ठीक है, द्विलिंगी कौन है? केचुआ। केचुआ को याद रखोगे। ठीक है, केचुआ देखो ना, जोकटी जिसको हम कहते हैं, तो वो हो जाता है द्विलिंगी। जोंक भी देखा होगा जंगल ना, पानी में ही होता है। जोकटी, जोंक, फीता कृमि, स्पंज, ये सब क्या है? दो लिंगी हैं। हम लोग तो सब एक लिंगी हैं। ठीक है। अंडपरजक इसमें से कौन सा है? ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अंडपरजक यानी अंडा उत्पन्न करने वाला। अंडपरजक मतलब अंडा उत्पन्न करने वाला। क्यों बच्चों? सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, मुर्गी भी देता है, छिपकली भी देता है। ये सब क्या देता है? अंडा देता है। अंडा देने वाले को हम क्या कहते हैं? अंडप्रजक। क्या बोलते हैं? अंडप्रजक। ठीक है। उसके बाद अंडाशय से जो पुष्प विकसित होता है बच्चों, उसको कहते हैं सत्तफल। ठीक है, क्या कहते हैं? सत्तफल। पिछले स्लाइड पे भी मैंने बताया था, अंडाशय से जो फूल विकसित होता है उसको कहते हैं सत्तफल। और सत्तफल आम और नारियल में पाया जाता है। ठीक है। ठीक है, आम और नारियल क्या हो जाएगा? सत्तफल हो जाएगा। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन, दलपुंज, ठीक है, से विकसित पुष्प जो होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन, दलपुंज इत्यादि से क्या होता है? जो विकसित पुष्प होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? असत्य फल या मिथ्या फल या अवास्तविक फल या आभासी फल, सब उसी का नाम है। ठीक है। जैसे में उदाहरण में बहुत फेमस उदाहरण है बच्चों, असत्य फल में सेब। सेब को असत्य फल कहते हैं क्योंकि हम सेब का जो क्या खाते हैं बच्चों? पुष्पासन खाते हैं। ठीक है। आगे, पुमंग यानी पुमंग का दूसरा नाम पुंकेसर होता है। ये पौधा का नर भाग होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो दूसरा चैप्टर आप पढ़ते हो, तो उसमें पढ़े होंगे कि पुष्प का नर भाग पुमंग या पुंकेसर कहलाता है। तो उसके अंग कौन कौन से होते हैं? पुतंतु, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और एक होता है परागकोश। परागकोश बताओ, द्विगुणित होता है, क्वागुणित होता है?
परागकोश कैसा होता है? द्विगुणित होता है। परागकोश कैसा होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, ये मैंने बताया आप लोगों को, परागकोश द्विगुणित होता है। परागकोश के अंदर क्या विकसित होता है बताओ? परागकोश के अंदर परागकण विकसित होता है। क्या होता है? परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, कण। परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। ठीक है, जायांग यानी पौधा के मादा भाग को जायांग यानी स्त्री केसर कहते हैं। और स्त्री केसर में क्या होता है बच्चों? अंडाशय होता है। और आपको मैंने बताया अंडाशय भी क्या होते हैं बच्चों? द्विगुणित होते हैं। अंडाशय भी द्विगुणित होते हैं। और दूसरा भाग है वर्तिका, तीसरा भाग है वर्तिकाग्र। अब देखो इसी दोनों के बीच में क्या होते हैं बच्चों? इसमें और इसमें, परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच क्या होते हैं? जनन होते हैं। इसमें से जानते हो ये तो नर जननांग है नहीं, सॉरी कहते हैं इसमें तो क्या होता है? परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। और परागकण जब किस पे आ जाता है? वर्तिकाग्र पे आ जाता है, तो इसी प्रक्रिया को परागन कहते हैं। परागन। ठीक है, तो परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पे आ जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। ये भी पूछा जाएगा। ठीक, चलो बच्चों ये जो लेक्चर है वो 40 मिनट का हो गया है, तो हम इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अगले क्लास में हम आपका, ठीक है, जो बचा भाग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, कहाँ है, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है, अगला क्लास होगा बच्चों। तो अगले क्लास में हम मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक आप इसका जो है रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, अथवा इसका जो है PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन से आप क्या करोगे? PDF डाउनलोड कर लोगे और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके कभी कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में 35 के 35 नंबर आप ले आओगे, बशर्ते मैंने जितना इस टॉपिक का जितना वीडियो मैं अपलोड करूँगा सब देख के जाना एक बार। ठीक है, थैंक यू बच्चों, अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है, जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, तब जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम चैन की सांस ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेटिव क्लास जो है उनको भी, ठीक है, वो भी देख पाएँ, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।